नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर प्रवर समिति के द्वारा किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग के एक संदर्भ में अगर आपसे बोले कि इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आप आंसर करोगे भाग 14 में। ठीक है, कहाँ पर? तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख भाग 14 में किया गया है। और संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या फिर प्रवर समिति? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर करिएगा। कहाँ पर इनका उल्लेख है? तो भाग 14 में उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो आपसे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या फिर विधि मंत्रालय के पास है? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हो रही है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है 28 जनवरी 1950 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी, तब अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 8 न्यायाधीश थे। अगर वर्तमान में हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। मतलब वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो पहले 8 न्यायाधीश थे और वर्तमान में 34 न्यायाधीश। तो ये न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ रही है, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या फिर विधि मंत्रालय के पास? आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, संसद के पास। ठीक है, किसके पास? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, संसद के पास। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी बताइएगा। तो खजुराहो के जो मंदिर है, तो इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? खजुराहो में जो मंदिर है, तो उनका निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया? चंदेल है, गुर्जर प्रतिहार है, चाहमान है, परमार है। तो लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं के द्वारा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो चंदेल राजाओं के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए आंसर कर दोगे। और आप लोग सेशंस को शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो आपके नहीं जुड़ पाए, या फिर बहुत सारे ऐसे साथी जिनको इस चैनल की या फिर इस सेशन की जानकारी नहीं है, तो उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके, उन तक ये सेशन पहुँच सके, और उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सके। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? अगर हम लोग बात करेंगे तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, या फिर जजिया? क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब के संदर्भ में आपको याद रखना है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। साथ ही साथ याद रखेंगे औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहा जाता था। ठीक है, शाही दरवेश भी कहते थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि औरंगजेब का ही नाम आलमगीर था। ठीक है, क्या है? तो आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता था। ठीक है, औरंगजेब का जो समय है वो है 1658 से लेकर के 1707 का। ठीक है, ये औरंगजेब का समय है। ठीक है, और औरंगजेब का जो जिहाद शुरू किया था उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था दारुल इस्लाम। ठीक है, भारत को क्या करना? एक इस्लामी जो है राष्ट्र के रूप में विकसित करना। ठीक है, इस्लाम में बदलना। ठीक है, तो दारुल इस्लाम जो है इनके जिहाद का उद्देश्य था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, बताइएगा क्या हो जाएगा?
तो 1921 के मोपला आंदोलन के संदर्भ में पूछा जा रहा है, ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शाखा थी, स्वदेशी आंदोलन की शाखा थी, या फिर असहयोग आंदोलन की। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन और बताइएगा क्या हो जाएगा। और आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो ना, बीच में 2-4 क्वेश्चन देख करके आप लोग भाग जाते हो, ठीक है। आप देखिएगा, आपको जो है आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको फिर एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, जो आप क्वेश्चंस को देखते हो, 2-4 क्वेश्चंस को देखते हो और फिर भाग जाते हो, ठीक है। पूरा सेशन नहीं देखते हो, या फिर जो है सेशन में लगातार आप जो है नियमित रूप से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, आप बस एकदम मतलब आए राम गए राम वाला काम करते हो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो फिर आप बहुत पछताएंगे। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा। 1921 के मोपला आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सब को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर जो आप संभावित हैं, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 1921 में अगर हम लोग मोपला आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे तो ये किसके, तो ये असहयोग आंदोलन की शाखा थी। आपको पता है असहयोग आंदोलन भारत में जो है ये 1920 से लेकर के 1922 तक चलेगा, ठीक है। और इसी दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत में केरल में मालाबार तट पर मोपला आंदोलन ये चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में जब भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी थे और यहाँ से इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की चर्चा की। और उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर एनी बेसेंट। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 1942 में जब वर्धा में क्या हो रहा है, जब वर्धा में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने की चर्चा कर रहे हैं गांधी जी, उस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है 1940 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1940 से लेकर के 1945 तक अगर हम लोग बात करेंगे लगातार 6 वर्षों तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। स्वामी श्रद्धानंद ने की है, राजेंद्र प्रसाद ने की है, लाला लाजपत राय ने की या फिर मदन मोहन मालवीय ने की। बताइएगा क्या हो जाएगा। हमारे सेशंस छोटे जरूर होते हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग कम क्वेश्चंस करते हैं, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक हम लोग करते हैं। छोटे सेशंस होते हैं लेकिन जितने भी प्रश्न मैं करता हूँ, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर गया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर से जो है आपके क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ और ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे गए उन सारे प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखा करिए, बने रहा करिए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है तो उनको नोट डाउन कर लिया करिए और समय समय पर रिवाइज भी करते रहा करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि इन्होंने 1916 में बनारस में बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में, मदन मोहन मालवीय थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, बताएगा। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की, बहुजन समाज की। दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई है, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या फिर बहुजन समाज की, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत मन लगा करके सेशंस को शेयर करते हैं, तो आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अगर सेशन पसंद आ रहा है तो अपने बाकी भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये सेशन और ये चैनल हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो बाकी लोगों तक भी शेयर किया कीजिए। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी। दयानंद सरस्वती क्या कर रहे हैं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो इसका हेडक्वार्टर जो है तो वो मुंबई में था। और 2 साल बाद अगर हम लोग बात करें तो 1877 में इसका मुख्यालय चेंज करके कहाँ पर, लाहौर कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो लाहौर कर दिया जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है तो इनकी बुक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। क्या किया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती ने जो है दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। कौन सा, तो शुद्धि आंदोलन चलाया। साथ ही साथ आपको याद रखना है गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मौर्य काल में हो रही, कुषाण काल में हो रही, गुप्त काल में हो रही या फिर
पाल काल में हो रही है। बताइएगा तो किस वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। देखो दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो स्थापनाकर्ता कौन है और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो विनाशकर्ता कौन है। ठीक है, इसका विनाश किसने करा, विनाशकर्ता कौन है। तो स्थापनाकर्ता और विनाशकर्ता आपसे पूछा जा रहा है। स्थापनाकर्ता अगर हम लोग बात करेंगे तो गुप्त वंश में स्थापना हो रही है, कौन कर रहे हैं, कुमार गुप्त कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो कुमार गुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। और विनाशकर्ता में अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो बख्तियार खिलजी है। ठीक है, कौन है, तो विनाशकर्ता में अगर हम लोग बात करेंगे तो विनाशकर्ता में है बख्तियार खिलजी है। ठीक है, और अगर स्थापनाकर्ता में बात करेंगे तो स्थापनाकर्ता में कौन है, कुमार गुप्त है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक दाता है। तो दाता आपसे पूछ रहा है कौन है जो सबको रक्त दे सकता है। बी है, ओ है, ए है, ए बी है। क्या आंसर करेंगे, तो कौन सा रक्त समूह है, कौन सा रक्त वर्ग है जो क्या करता है, जो सार्वत्रिक दाता होता है। क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे ओ कर दोगे। ओ जो है ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण होते हैं। बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही मासूम सा प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होते हैं, रात्रि में होते हैं, दिन और रात्रि दोनों में होते हैं, दिन में होते हैं अथवा रात्रि में होते हैं या फिर केवल दिन में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण अगर हम लोग बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो ये पेड़ों में कब होते हैं, तो ये होते हैं केवल दिन में, सूर्य के प्रकाश में होते हैं, केवल दिन में होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। प्रकाश संश्लेषण कब होंगे, तो सूर्य के प्रकाश में होते हैं, केवल दिन में होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, अगर हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, O2 होती है, N2 होती है, CO होती है या फिर CO2 हो जाती है। कौन सी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक हो जाएगी, जल्दी से आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और बाद में जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको लिंक दिख रहा है। और ऐसे मेरे भाई बहन, कुछ मेरे भाई बहन हैं जो बिना कहे रेगुलर रूप से जो है, नियमित रूप से जो है सेशंस को शेयर करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद और कामना करूंगा कि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, इस बार उनका बीएड में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे CO2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया, मिलर ने किया, खुराना ने किया, वेरेस ने किया या फिर कैल्विन ने किया। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, अगर हमसे पूछा जाए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया, मिलर ने किया, खुराना ने किया, वेरेस ने किया या फिर कैल्विन ने किया। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने सबसे पहले, ठीक है किसने, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया था। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मासूम सा प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 के केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व कितने पर अधिकतम होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर कर दोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कितने पे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी धातु से, ठीक है, किसी धातु से निर्मित मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण काम में लिया जाता है। तो बताइएगा कौन सी धातु है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग छोटे छोटे सेशंस लेते हैं, कम क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपके बहुत ज़्यादा समय ना ले सकूं, क्योंकि आपका एग्जाम निकट है, नज़दीक है। ऐसे में आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपके थोड़ा सा समय लेकर के, कम समय लेकर के उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ प्रीवियस ईयर से। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, यूपी बीएड में, बिहार बीएड में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहा करिए और रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है, अच्छा एक और समस्या होती है कि ये बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो दिन भर क्लास लेते रहे, पढ़ते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, तो उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने का समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में बिल्कुल परेशान मत होइए, अगला जो 1 महीना है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 1 महीने में अगर मैं बात करूँ तो चाहे यूपी बीएड वाले हों, चाहे बिहार बीएड वाले हों, सबको मैं प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही साथ जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को भी करूँगा, साथ ही हिंदी के। तो मतलब मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा कि
आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, बस ईमानदारी से अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो। ठीक है, तो बस आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता होता है तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता क्या होता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और ये भी पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शुष्क बर्फ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न और ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया, कई बार ये प्रश्न दोहराया गया है आपकी परीक्षाओं में। इस प्रश्न को कई बार दोहराया गया है आपकी परीक्षाओं में। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस पानी होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, निर्जल बर्फ होता है या फिर ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, कुछ मेरे भाई बहन है ना जो क्लास में रेगुलर जुड़ते हैं, कुछ ऐसे मेरे भाई बहन, क्योंकि देखो मैं रिकॉर्डेड क्लास भी डालता हूँ ना, तो भी मैं क्लास को देखता रहता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स को देखता रहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करते हो, तो बाद में मैं किसी न किसी तरीके से उस आपके जो भी डाउट होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ ना, सबके कमेंट्स देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो अभी भी सीरियस नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो अभी भी हाल चाल लेने में और खाना पानी दवा दारू पे जो है पूछने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, जो सीरियस है मेरे भाई बहन, ठीक है, तो वो फालतू लोगों के चक्कर में पढ़ करके अपनी तैयारी को बर्बाद ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको करना कुछ नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो बस वो हाल चाल लेने आते हैं, उनको बीएड नहीं करना है। ठीक है, बीएड का घर वाले बीएड का फॉर्म डला दिए तो बीएड का फॉर्म डाल दिए हैं। ठीक है, अब घर वालों को दिखाने के लिए ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको सरकारी कॉलेज वाले जिससे कोई मतलब नहीं, हो गया तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो कम से कम जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो मेरे भाई बहन है, तो कम से कम आप लोग उन लोगों के चक्कर में पढ़ करके अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लिया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार करा चुका हूँ। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? तो दूरदृष्टि दोष में अगर हम लोग बात करेंगे कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या कर दोगे? तो हम लोग का आंसर करेंगे उत्तल लेंस का। ठीक है, किसका? दर्पण का नहीं, याद रखिएगा किसका? लेंस का। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में अगर हम लोग बात करेंगे कौन से, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। अच्छा, कहने को तो ये दूरदृष्टि दोष होता है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा निकट की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। कहने को तो ये दूरदृष्टि दोष है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष में कहाँ पास की चीज़ें या दूर की चीज़ें, कौन सी चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है, तो याद रखिएगा निकट की चीज़ों को। ठीक है, चलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन से हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में अगर हम लोग बात करेंगे शेविंग करने के लिए हम लोग कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे अवतल होगा, समतल होगा, उत्तल होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे अवतल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगला जो प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो यूपी बीएड वाले हैं या बिहार बीएड वाले, तो उनके बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डाउट होता है एग्ज़ाम को लेकर के, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, या फिर जो है अभी आपने जो भी फॉर्म भरा है, या फिर आगे जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं, ठीक है, जिनको डाउट रहते हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, किससे पूछूं, कोई सही जानकारी नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप लोगों की मदद करूँगा। बस शर्त ये है कि आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक क्या करना होगा, ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को मन लगा करके पढ़ना होगा। ठीक है, आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए, बेहतर रिजल्ट लाइए। बाकी मुझसे जितना कुछ हो सकता है वो सब मैं आप लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। क्या हो जाएगा? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि अगर वो कोई चीज़ मुझसे पूछते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे पूछते हैं तुरंत जवाब दे दूं, लेकिन जब भी मैं फ्री होता हूं, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो उनके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी दिक्कत होती है, जो भी समस्या परेशानी होती है, उसका जवाब मैं देने का प्रयास जरूर करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और था, बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है, कुछ मेरे भाई बहन हैं जो कमेंट कर रहे थे कि जैव विविधता अधिनियम उनको किसी ने 2000 बताया। याद रखिए मेरे भैया, जैव विविधता अधिनियम 2002 है। ठीक है, तो बिल्कुल
जो है कंफ्यूज मत हुई है। जैव विविधता अधिनियम अगर मैं बात करूं तो जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में आया है। मैं शुरू से बार बार आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने कई बार मैंने आप लोगों को बताया। कुछ मेरे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि जैव विविधता अधिनियम जो है उन्होंने किताबों में भी देखा है 2000 है, और किसी टीचर ने भी उनको बताया कि जैव विविधता अधिनियम 2000 में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी गलती मत करिए, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में ही है, ठीक है। और लास्ट ईयर आपसे जैव विविधता दिवस पूछा गया था, तो जो दिवस है तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आपको कोई भी डाउट होती है तो कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आंसर कर देंगे 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। कब, तो 2 अक्टूबर 1952 को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू किया गया, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो होगी वो होगी 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नागौर जिला है, ठीक है। कौन सा, तो 2 अक्टूबर 1959 को अगर हम लोग बात करेंगे तो नागौर जिला से शुरुआत हो रही है। और नागौर जिला कहाँ पर है, तो राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होगी कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले से। और किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। कौन सी समिति है, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति। और ये समिति कब आई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में आई थी। इसी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होगी। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है क्या है, तो संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आएगा, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं अब बिहार वालों को ध्यान में लेकर के चल रहा हूँ, साथ ही साथ यूपी वालों को भी लेकर के चल रहा हूँ। यूपी वाले बिल्कुल ये मत सोचे कि आपकी तरफ ध्यान नहीं है, आपको भी लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पहले बिहार वालों का पेपर है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है वो बिहार वालों के लिए है, क्योंकि बिहार वालों के लिए अलग से सेशन लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये सिर्फ बिहार वाले ही देखेंगे, नहीं, यूपी वाले भी देखेंगे। याद रखिएगा यूपी बिहार दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिहार का पेपर पहले है तो इसलिए कुछ बिहार स्पेशल्स के क्वेश्चंस भी मैं कराता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एकदम निगेटिव मत होइएगा। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर आरंभ हुआ है, ठीक है। यूपी वाले हो या बिहार वाले हो, सभी मेरे भाई बहन हैं, और मैं मुझसे जितना कुछ हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। जितना कुछ हो सकता है वो सब मैं आप लोगों के लिए करने का प्रयास करूँगा, बशर्ते कि आप लोग अच्छे से टेंशन फ्री होकर के, एकदम तनाव मुक्त होकर के आराम से आप लोग पढ़ाई करें और लक्ष्य रखें कि आपको सरकारी कॉलेज पाना है और बेहतर प्रदर्शन करना है। बस आपका लक्ष्य इतना होना चाहिए। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर, पाइकारा में, कोयना में, या फिर भाखड़ा नंगल, या फिर शिव समुद्रम, क्या हो जाएगा। और आप लोग से एक और निवेदन है, ठीक है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, वो आपकी इच्छा पर है, ठीक है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बाकी वो आपकी इच्छा पर है, आप करें या ना करें। करना क्या है, आप लोगों को सेशन को शेयर करना है ताकि बाकी साथी जो आपके नहीं जुड़ पाते हैं या फिर बाकी साथी जिनको जानकारी नहीं है तो उनको भी जानकारी हो जाए। तो इसलिए कम से कम एक बार आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। हो सकता है उनको जानकारी ना हो तो उन लोगों तक भी ये सेशन अगर पहुंचता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकेगा, तो शेयर कर दिया करिए। बाकी ये आपकी स्वेच्छा पर है। अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम। अच्छा, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WTO के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हो रही है, 1995 में हो रही है। भारत इनका सदस्य कब बना, विश्व व्यापार संगठन का भारत सदस्य कब बना, तो भारत 1995 में ही सदस्य बन रहा है। इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इनका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। और WTO के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, पीटर सदरलैंड, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो पीटर सदरलैंड हो जाएंगे। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताओ WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्या करेंगे, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला जो प्रश्न आपके सामने है, भारत में योजना अवकाश का समय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। भारत में योजना अवकाश का समय क्या है? क्या आंसर करेंगे? 1964 से 1969, 1966 से 1969, 1974 से 1979 या फिर 1976 से 1979। और सेशन खत्म होने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है, जो अच्छे कमेंट करते हैं। लास्ट में मैं देखता हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए कि सेशंस कैसा लगा, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा आप ईमानदारी पूर्वक आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, सेशन में कुछ सुधार करने की जरूरत है, जो भी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट से देखता हूँ और आप लोगों के अच्छे वाले कमेंट्स आते हैं तो अच्छी वाली खुशी भी होती है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। 1966 से 1969 का जो समय, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 1966 से 69 का जो समय ये योजना अवकाश का समय माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करेगा? देखो तो पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। पहला तो कि हमने पंचवर्षीय योजना ली कहाँ से, तो हमने पंचवर्षीय योजना ली रूस से। दूसरा, पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है? तो अगर आपसे पूछा जाए बनाता कौन है तो बनाता है योजना आयोग, ठीक है। कौन? तो पंचवर्षीय योजना को बनाता कौन था? तो योजना आयोग बनाता था, ठीक है। और तीसरा प्रश्न बनता है कि इसका अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन कौन करता था, मतलब पास कौन करता था कि जो पंचवर्षीय योजना आयोग ने बनाई है वो सही है या नहीं, ये पास कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद, योजना आयोग या फिर योजना मंत्रालय? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। पंचवर्षीय योजना हमने रूस से ली है। पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम, बनाता कौन था? तो बनाने का काम करता था योजना आयोग, लेकिन अनुमोदन की बात करें तो अनुमोदन कौन करता था? तो आप आंसर करोगे राष्ट्रीय विकास परिषद। और पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ ले तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, ठीक है। कौन से? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना है। और इसका समय क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय है 1951 से लेकर के 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय है। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर प्रधान माध्याह्न रेखा। किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा देशांतर रेखा, ठीक है। अगर हम लोग भारत की बात करें, अच्छा भारत की बात करें तो भारत का भी जो मानक समय वो एक देशांतर रेखा से ही तो पता चलता है। देशांतर रेखा के संदर्भ में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है? पहला आपको याद रखना है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा याद रखना है, जिसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जिसको क्या करते हैं? जिसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं या फिर इसी को समय रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री याद रखना है। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 82.5 डिग्री, जो कि भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। तो 3 देशांतर रेखाओं को आपको याद रखना है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे तिथि रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा समय रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और तीसरा आपको याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, पनामा नहर जोड़ती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पनामा नहर के संदर्भ में पूछ रहा है, बताइएगा पनामा नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको? स्वेज नहर, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो आप आंसर करोगे स्वेज नहर। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो आप आंसर करोगे प्रशांत महासागर से अंध महासागर। अंध महासागर को ही हम लोग अटलांटिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अंध महासागर को ही हम लोग क्या करते हैं? अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो प्रशांत महासागर से अंध महासागर या फिर कहें अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करती है? तो ये करती है पनामा नहर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एटना एक पर्वत है, पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी है, पठार है, बताएंगे क्या हो जाएगा? माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पर्वत है, पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है या फिर एक पठार है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं
आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और बिहार बीएड वाले ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा, एक नया निर्देश जारी किया गया है, और जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, ठीक है। बीएड के एग्जाम में क्या हो जाएगा, तो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचना होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचना होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक आपका मिलान होगा, तो ये याद रखिएगा। माउंट एटना क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो ये इटली में मैंने आप लोगों को 3 ज्वालामुखी बताया, ठीक है। कौन कौन सा, तो इटली में एक तो माउंट एटना है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, दूसरा विसुवियस है, ठीक है। क्या है, दूसरा विसुवियस है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तीसरा स्ट्राम्बोली है, ठीक है। सॉरी, माइक डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी, अभी आवाज आ रही होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनके आधार में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, कोई मिसप्रिंट है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे यूपी बीएड वाले हो, चाहे बिहार बीएड वाले हो, अब अपने आधार में कोई भी किसी भी तरीके का कोई करेक्शन मत करवाइएगा, ठीक है। ये मैं चीज कह रहा था, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनके आधार में नाम में कुछ गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है, या फिर किसी अन्य चीज में कोई गड़बड़ी है। तो अब क्या करना है, आप लोग यूपी बीएड बिहार बीएड का फॉर्म भर चुके हो, तो अब आपको कोई भी करेक्शन नहीं करवाना है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आगे चल करके बड़ी समस्या होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। और भी अगर इस तरीके की चीजों से कोई भी दिक्कत है, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी गड़बड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। कोई भी अगर छोटी मोटी गड़बड़ी करते हो तो फिर आगे चल करके काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत समस्या होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज करना है सोच समझ के करना है, कोई भी करेक्शन या फिर अब कोई भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, या फिर तमिलनाडु, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, तो भारत का आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा, ठीक है, रबड़ उत्पादक राज्य पूछ रहा है, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, केरल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं तो इनका मिलन स्थल क्या कहलाता है। देखो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो ये क्या है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। क्या है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, तो ये आपका पूर्वी घाट। और यहाँ पर जो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो ये कौन सा स्थान है, ये किस नाम से जाना, जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलेंगे तो ये स्थान कौन से नाम से जाना जाएगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। तो नईमुडी होगा, नीलगिरी होगा, मलयगिरी होगा, या फिर अन्नामलाई हो जाएगा। क्या जाएगा, आंसर करोगे तो आंसर कर दोगे नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं वहां पर क्या है, तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्यारा भारत है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो पश्चिम की तरफ बह रही है, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। आपको ऊंट के आधार पर आपको आंसर का विकल्प का चुनाव करना बताएगा। तो पश्चिम की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं, क्या आंसर करिएगा बताइएगा। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं, क्या आंसर करोगे, तो आपको पता है नर्मदा और ताप्ती जो है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, 1 और 2। राप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, ठीक है। क्या है, तो राप्ती नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जहां से योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। कौन है, तो जहां से योगी आदित्यनाथ है। राप्ती नदी क्या होती है, तो राप्ती नदी पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है। क्या हो जाती है, राप्ती नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो राप्ती नदी पूर्व की तरफ बहती है, याद रखिएगा। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। तो यहाँ पर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, छोटा नागपुर में है, देहरादून में है, नागपुर में। क्या आंसर करेंगे? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? आंसर कर दोगे नागपुर में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में पागल खाना कहाँ पर? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो है भी मजाक में ले रहे हैं ना, तो उनके लिए रिजल्ट आने के बाद इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। बताइएगा बिहार में पागल खाना कहाँ पर है? धनबाद में है, नालंदा में है, पटना में है या फिर रांची में। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मजाक में ले रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद घर वाले क्या करेंगे? तो घर वाले, ठीक है, यहाँ पर उनको भेजने का, ठीक है, भेजने के बारे में सोचेंगे, तो बहुत ही काम आने वाला है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिहार में पागल खाना कहाँ पर है? धनबाद में, नालंदा में, पटना में या फिर रांची में। आंसर क्या कर देगा? तो आंसर कर दीजिए ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पटना में, ठीक है। कहाँ पर? पागल खाना कहाँ पर है? तो पटना में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 देश जो हैं वो अस्थायी है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो देखो रूस है, ठीक है, रूस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो अमेरिका है, अमेरिका है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और क्या हो जाएगा? और चाइना है, ठीक है। कौन है? और चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 देश अस्थायी है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो जर्मनी नहीं है, ठीक है। कौन है? तो जर्मनी नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था और ठीक है, यही इसी के साथ, इस प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सेशन पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मुझसे जितनी भी आपकी मदद हो सकती है मैं आप लोगों का करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप कोई भी डाउट है, संदेह है, शंका है, परेशानी है तो पूछ सकते हैं। बस आप ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, तनाव मुक्त होकर के पढ़ाई कीजिए, बेहतर रिजल्ट के लिए प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे जो होगा ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे और जाने से पहले शेयर जरूर कर दिए और कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक। चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।